इस वीडियो को देखने के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, चाहे आप नीट का एग्जाम देने वाले, जेई का एग्जाम देने वाले हैं या फिर बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अगले 20 से 25 मिनट के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की एनसीईआरटी की वो हर एक कंसेप्ट को, हर एक लाइन को हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो और चाहे आप नीट का एग्जाम देने वाले हो या जेई का एग्जाम देने वाले हो। हर साल आयोनाइजेशन एनर्जी से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर 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 देखने को मिलता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनन ऊर्जा एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी अगली आगे की केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा काम आता है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इस वीडियो के बाद आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई डाउट नहीं बचेगा। जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कंसेप्ट हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा दे दूं। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु, करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड 2023 में मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया है। और हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो नीट और जेई दोनों ही एग्जाम में मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल स्कोर करके आया हूं। और एक बार आप हमसे पढ़ के समझिए कर देखिएगा, अगर आज के बाद आयनन ऊर्जा में कोई डाउट बच जाए तो इस बात की पूरी गारंटी मैं लेता हूं। शुरू करते हैं, क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। हम जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, हम ये समझते हैं दोस्त कि किसी भी एक परमाणु या फिर विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना, या बाकी हम आम भाषा में कहते हैं कि किसी भी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बट आप अभी तक डीप कंसेप्ट में नहीं गए हो। अगर आज दिन तक आप यही कह रहे हो तो आप नीट या जेई लेवल से बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हो। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, समझिएगा। अगर आप ये जो एक मेटल दिख रहा है जो एक सॉलिड स्टेट में है, क्या आप अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और उसके लिए अगर आप जो एनर्जी देते हैं, क्या वो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी या नहीं? ये सवाल मैं सभी नीट और जेई एस्पायरेंट से पूछना चाहूंगा। अगर आप ये मानते हैं कि कोई मेटल है या कोई धातु है, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है वो एनर्जी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी तो आप बिल्कुल गलत है। हम आयोनाइजेशन एनर्जी उसको कहते हैं जब किसी गैसीय एटम में से या फिर ऐसा कोई एटम या फिर ऐसा कोई एलिमेंट जो गैस की स्टेट में हो, उसमें से अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऐसी एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जब आप किसी मेटल या सॉलिड में से आप आयोनाइजेशन एनर्जी, आप इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होती है, उसके साथ सब्लिमेशन एनर्जी या ऊर्ध्वपातन ऊर्जा भी शामिल होती है। कैसे? एक प्रोसेस समझिएगा। एक मेटल है एम जो कि है सॉलिड स्टेट में, जब आप इसको सब्लिमेशन एनर्जी या फिर ऊर्ध्वपातन ऊर्जा या सब्लिमेशन एनर्जी देंगे तो सबसे पहले ये गैस में कन्वर्ट होगा। जैसे ये गैस में कन्वर्ट होता है, अगर उस गैस में कन्वर्ट एटम को आप बाहर से कोई एनर्जी दे रहे हैं, याद रखना क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। एनर्जी देने के बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, एनर्जी देने के बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और पहली बार पहला इलेक्ट्रॉन निकला है यानी कि इसको हम क्या कह देंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कह देंगे। यानी कि अगर आज के बाद आपको कोई पूछे कि अगर कोई मेटल है एस जो कि सॉलिड स्टेट में है, उसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और जो एनर्जी निकलती है क्या वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी? तो आपका सवाल होना चाहिए नहीं, वो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सब्लिमेशन एनर्जी दोनों के जोड़ के बराबर होगी। जब आप दो एनर्जी देंगे तब निकलेगी। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर आप नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इतने बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए। उसके बाद सर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा। उसके बाद आपने फिर दोबारा कोई एनर्जी दी और फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर एक और चार्ज आ जाएगा जिसको बोलेंगे +2। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको आपने एनर्जी दी, उस एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए सीक्वेंस में आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चलती है। किसी गैस एटम में से आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने बोला कि एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप निकालते जाएंगे, जैसे ही आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड निकालेंगे सेकंड आएगी, थर्ड निकालेंगे थर्ड आएगी, इस तरीके से चलती रहती है। बट इनके बीच क्या रिलेशन होता है तो समझिएगा माय डियर फ्रेंड। एक कोई एम है जो कि कौन सी स्टेट में है? गैस में। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाल दिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो वहां से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मिली। एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकंड मिली, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो थर्ड मिली। अब बात करते हैं हम नॉर्मली। जब भी हम नॉर्मल केस की बात करें, नॉर्मल कंडीशन की बात करें, तो हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से सेकंड ज्यादा होगी और सेकंड से थर्ड ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा? रीजन समझिएगा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे उसका साइज क्या होगा? कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? समझिएगा भाई, ये है अपना नाभिक या फिर एक है एटम। इस एटम के बीचों बीच तो है नाभिक जिसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन। और ये जो डॉट डॉट बना रखे हैं वो सब क्या है? इलेक्ट्रॉन। अभी इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। ठीक है, अब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके अंदर प्रोटॉन अभी भी 7 है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए।
प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 7, यानी कि ये जो बीच का चार्ज है पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन के कारण है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसकी साइज क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बीच का चार्ज है जो प्रोटॉन के कारण वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचेगा, और जैसे जैसे अंदर की ओर खींचेगा क्या होगा, उसकी साइज कम होती जाएगी। तो इसी कारण जैसे ही आपने दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी दी तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो बाहर इलेक्ट्रॉन कम अंदर प्रोटॉन ज्यादा, वो और अंदर खींच के और छोटा साइज करेंगे। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनों का लॉस करेंगे साइज जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके ऊपर जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी कि नाभिक का प्रभावी आवेश कितना है। यानी कि समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक कोई एटम है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है, ठीक है। तो अभी मैंने मान लिया इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव जो है वो 1 यूनिट है। वो कितना है, 1 यूनिट है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, प्रोटॉन द्वारा लगने वाला बल माइनस इलेक्ट्रॉन द्वारा लगने वाला बल। तो यहां वो था, तो जेड इफेक्टिव को मैंने लिखा प्रोटॉन के कारण जो फोर्स था माइनस इलेक्ट्रॉन के कारण जो फोर्स था, ये मैंने लिखा। अब समझिएगा इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अब हो गई इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन। तो अब ऑब्वियसली प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, यानी कि प्रोटॉन के कारण लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर प्रोटॉन के कारण लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव भी ज्यादा होगा। तो वही बात हमने यहां समझी कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनों को निकाले चले जाएंगे साइज छोटा होता जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, और इसी कारण सीक्वेंस में जो अगली आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। अब इससे हमें क्या सीखने को मिला सर, इससे हमें क्या सीखने को मिला, समझिएगा जब भी 2 आयोनाइजेशन एनर्जी का बड़ा अंतर या बड़ा डिफरेंस हो, मींस यानी कि जब भी सीक्वेंस में आयोनाइजेशन एनर्जी आपके सामने लिखी हो, एग्जांपल के लिए ये देखिए, एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। ये देखिए यहां एक अननोन स्पीसीज एक्स है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने लिखी है 110, 200, 320, फिर सीधा 3100, यानी कि एक बड़ा गैप हमें यहां देखने को मिल रहा है। तो जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें बड़ा गैप देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या होता है, जब भी बड़ा डिफरेंस देखने को मिले यानी कि हाई आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो पॉसिबल नहीं है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल नहीं है मतलब वहां 3 तक तो नॉर्मल था, पर चौथी जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि 4th आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि उस एटम में से आप 3 ही इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, चौथा आप निकाल ही नहीं पाएंगे, और अगर निकालना चाहे तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका यह मतलब होता है। या फिर इसका एक और मतलब हो सकता है कि इसके पहले वाली जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एटम को मोर स्टेबल बना रही है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एटम इतना स्टेबल हो गया है कि वो चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना ही नहीं चाहते। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर है अपने पास सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, जिसका अगर मैं विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी, मतलब पहला एक इलेक्ट्रॉन जो था वो ये वाला निकाल दिया, जैसे ही निकाला 3s मेरे पास 0 हो गया और 2p6 हो गया। अब मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी 2 दी। आप सोच के देखिए ये 2p6 में है जहां इसका फुल फील्ड ऑर्बिट है, जहां इसका ऑर्बिट फुल फील्ड है 2p6 यानी कि सबसे ज्यादा स्थायी है। क्या वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति स्टेबल ही तो होना चाहता है। आज आप जिस दौड़ में भाग रहे हैं डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, क्यों बनना चाहते थे कि आपके पास एक स्टेबल इनकम का सोर्स हो और आप जीवन में स्टेबल बनना चाहे। तो जब ये पहले से स्टेबल है, किसके अंदर इतनी चुल होगी कि वो वापस अनस्टेबल बन जाए? वो नहीं चाहेगा कि मैं वापस अनस्टेबल बनूं। इस कारण से वो विरोध करेगा अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने का। और फिर भी अगर आप जबरदस्ती निकालना चाहेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे उसको क्या बोलेंगे? IE2, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और फिर भी अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है जहां बहुत स्टेबल है, वहां से निकलकर अगर आप उसको एक बिजनेस में इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं जो कि बहुत रिस्क है, जहां बहुत अनस्टेबिलिटी है, तो उसके ऊपर आपको बहुत फोर्स लगाकर उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, आपको उसके पीछे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी वो क्या करेगा? उस रिस्क को लेगा। तो वही बात यहां है कि सोडियम को जब एक इलेक्ट्रॉन निकालकर उसके पास स्थायी विन्यास आ गया तो उसको क्या दिक्कत है कि वो क्यों चाहेगा कि मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के वापस अनस्टेबल बनूं? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपको बड़ा गैप देखने को मिले, यानी कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज्यादा देखने को मिले, यानी कि हाई वाली जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी कि सेकंड वाली जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो या तो पॉसिबल ही नहीं है, और है तो भी आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा क्या हो सकता है कि पहले वाली जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एटम को मोर स्टेबल बना रही है, यानी कि ये जो पहले वाली है तब तक ये एटम जो है वो मोर स्टेबल बन चुका है। इससे हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पता पड़े सर? समझिएगा, हमें यहां से ये पता पड़ा कि सर नंबर ऑफ पॉसिबल आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल होंगी वो उस एटम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? बिल्कुल होगी सर। एक एग्जांपल आपके सामने पेश है, समझिएगा। सोडियम की हमने देखा कि एक ही आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए? आप देख लेना, सोडियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होता है? +1 होता है। तो क्या हम आयोनाइजेशन एनर्जी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। सेकंड समझिएगा,
नंबर ऑफ पॉसिबल आयोनाइजेशन एनर्जी, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल होंगी, क्या वो एटम उसी ग्रुप को होगा? बिल्कुल होगा सर। सोडियम की एक आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल है तो वो कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का है। तो यहां से हम क्या सीखे? हम सीखे कि हमें लगातार अगर आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाए तो जहां हमें बड़ा गैप देखने को मिलेगा वहां हमें ये पता पड़ जाएगा कि ये जो व्यक्ति है वो इसका विरोध कर रहा है, वो नहीं चाहता कि आप एक इलेक्ट्रॉन और निकाले, और जब वो नहीं चाहेगा तो उससे पहले वाली जो आयोनाइजेशन एनर्जी है तब तक कि वो स्टेबल हो चुका है, वही उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वही उसके ग्रुप का नंबर होगा और वही उसकी कोवैलेंसी भी होगी। एक एग्जांपल आपके सामने पेश है, क्वेश्चन आपके सामने पेश है, एक अननोन स्पीशीज है एक्स, जिसको अपन नहीं जानते वो कौन से ग्रुप का है, उसका क्या नाम है, क्या एटॉमिक नंबर हमें नहीं पता, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखी है। पहली 110 दे रखी है, दूसरी 200 दे रखी है, तीसरी 320 दे रखी है और चौथी 3100 दे रखी है। आप इसको देखिए, आपको पहली दूसरी तीसरी तो ठीक ठाक ही लग रही है और वो तो ऑब्वियसली बढ़ेंगी क्योंकि साइज कम होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो यहां से यहां जाने पर नॉर्मली बढ़ती ही है। बट क्या हो गया, यहां एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल गया। कौन सी में? फोर्थ में बहुत बड़ा गैप देखने को मिल गया। तो हम इससे क्या सीखे सर? हम सीखे कि ये व्यक्ति चाहता ही नहीं है कि मैं चौथा इलेक्ट्रॉन निकालूं, ये क्या चाहता है? मैं खुशी खुशी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, बट फोर्थ इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहता, ये आदमी कहना चाहता है। तो इस आदमी की वैलेंसी क्या होगी? इसकी वैलेंसी वही होगी जितने इलेक्ट्रॉन ये आसानी से निकाल रहा है। कितनी वैलेंसी होगी? 3। इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी माय डियर फ्रेंड? तो वो भी कितनी होगी? 3। वो कौन से ग्रुप का होगा? तो वो कौन से ग्रुप का होगा? थर्ड ग्रुप का होगा। और आप अंदाजा लगा सकते हैं थर्ड ग्रुप के जितने एलिमेंट है उसी में से कोई ऐसा करना चाहेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो किस में आ जाएगा? इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा और उसके बाद वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालूं। क्या यहां तक आयोनाइजेशन एनर्जी के कंसेप्ट आपके क्लियर हैं या नहीं? क्या हम आगे बढ़े? यहां तक आपके क्लियर है नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या यहां तक आपको जो सिक्वेंशियल लगातार आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी होती है उनसे क्या सीखने को मिलता है, ये समझ में आया नहीं? कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। इसके बाद आगे चलते हम, क्या एक क्वेश्चन आपके सामने है जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। इस एडवांस लेवल के क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो को रोककर। यहां पर आपको 4 आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। यहां बोला है कि x क्या होना चाहिए? एक अननोन एलिमेंट है x जिसकी 4 आयोनाइजेशन एनर्जी, पहली है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड है 47, थर्ड है 67 और 4 है 90। तो ये x क्या होना चाहिए? तो ये तो लगभग चल रही है, बट 5.1 से 47 यानी कि यहां एक बड़ा गैप आने को मिल रहा है। यानी कि हमें समझ में आता है सर कि ये एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकालेगा, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो ये नहीं निकालना चाहता। यानी कि जरूर सर इसकी कोवैलेंसी या फिर संयोजकता जो है वो कितनी होनी चाहिए? संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये कौन से ग्रुप का होना चाहिए? तो सर ये फर्स्ट ग्रुप का होना चाहिए। तो आप देखिए यहां से फर्स्ट ग्रुप का कौन है? तो सर पहला दिख रहा है लिथियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का, इसको टिक करो, आगे बढ़ो। यही सबसे बड़ी गलती कर दी। आगे के ऑप्शन भी आपको हमेशा चेक करने चाहिए। क्या मैग्नीशियम पहले ग्रुप का है? नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। क्या बेरिलियम है? नहीं है, ये दूसरे ग्रुप का, ये भी होगा नहीं। बट क्या सोडियम भी पहले ग्रुप का है? यस सर। तो यहाँ लिथियम भी पहले ग्रुप का है, सोडियम भी पहले ग्रुप का है, तो क्या आंसर आना चाहिए सर? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक है अपने पास लिथियम भाई साहब और एक है अपने पास सोडियम भाई साहब। दोनों आदमी कहां के हैं? दोनों आदमी अपने फर्स्ट ग्रुप के हैं। तो कौन सा हो सकता है सर? अब ये कैसे पता लगाएंगे? अरे मूर्खो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मेरी बात सुनिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के पास तो इलेक्ट्रॉन ही 3 है, ठीक है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर अपन को कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है? 4। भाई साहब के पास इलेक्ट्रॉन ही 3 है, तुम 4 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? तो लिथियम पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। कौन पॉसिबल होगा? सोडियम। तो आंसर क्या जाएगा? सोडियम। क्या बोला मैं? समझ में आया भाई? दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती थी आयोनाइजेशन एनर्जी को देखकर, बट फिर हमें अगला कॉमन सेंस ये लगाना था कि सर यहां तो टोटल 4 आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन उस एटम में से निकाले गए। एक्स एक अननोन था जिसकी 4 आयोनाइजेशन एनर्जी अपन को दे रखी है, मतलब कि उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले गए। अब थोड़ा सा आप समझिएगा, लिथियम भाई साहब के पास इलेक्ट्रॉन ही 3 है, वो 4 कैसे निकालेगा? वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर क्या हो सकता है? सोडियम। क्या मजेदार सवाल था। ऐसा ही अगर जब भी अच्छा पेपर बनता है इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, और वही हम आपको यहाँ प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। सोडियम जो इसका सही आंसर होगा, लिथियम गलत आंसर होगा, और आप यही सिली मिस्टेक करते हैं। आपको आता सब है, ये कंसेप्ट भी आता था, बट सिली मिस्टेक यही होती है कि हमने पहला ऑप्शन देख कर टिक लगा दिया, आगे के ऑप्शन नहीं पढ़े। अगर आप पढ़ते तो फिर आपको सोचना था, दिमाग लगाना था क्या हो सकता है। उसके बाद अगर आप सही पॉइंट पर जाते इलेक्ट्रॉनों के नंबर पर, तब आप सोडियम तक पहुंच सकते थे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है। तो मेनली तो आयोनाइजेशन एनर्जी इन 2 पॉइंट पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज एंड जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश। और 2 ऐसी चीजें हैं जो इन दोनों में गड़बड़ करेंगी। वो क्या है?
पेनिट्रेशन इफेक्ट जिसको कहते हैं हम भेदन क्षमता या भेदन प्रभाव, और दूसरा है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या फिर स्थायी विन्यास जिसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड, ये दो आदमी आते हैं। समझिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो साइज की हमेशा क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाएंगे, तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो बॉन्ड लूज होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। कैसे, समझिएगा, कोई एक लड़का है, कोई एक लड़की है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, एक बंदा मुंबई में रहता है, एक बंदा दिल्ली में रहता है, एक मुंबई एक दिल्ली, यानी कि इनका लॉन्ग डिस्टेंस है। अब वो लड़की जो दिल्ली में रहती है उसको वहां दिल्ली का ही कोई आदमी और मिल गया जो इससे बेहतर है, तो व्यक्ति तो हमेशा बेहतर की तलाश में होगा। तो ये डिस्टेंस जो लॉन्ग है, इस लॉन्ग को तोड़कर वहां जाना बहुत आसान है। ऐसा ही काम यहां भी है अपना कि जितना साइज बड़ा होगा, जितनी दूरी ज्यादा होगी, उतनी आसानी से निकल जाएगा, तो उतनी कम एनर्जी देनी होगी, और कम एनर्जी देनी होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, कम होगा। वहीं बात करें जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव मतलब दोनों बिल्कुल पास है, कट्टर है, कट्टर मित्रता है, कट्टर रिलेशनशिप में है। जेड इफेक्टिव यानी कि एक दूसरे के ऊपर प्रभावी नाभिकीय आवेश दोनों का बहुत बेहतरीन है, दोनों बहुत पास पास में है और दोनों एक साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। क्या उनको अलग करना इतना आसान होगा? नहीं। अगर आप अलग करना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी होगी, तो जिसका जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी आपको ज्यादा देनी होगी। तीसरा है पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या होता है अगली स्लाइड में देखेंगे, उसके अगले बार में हम देखेंगे कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। समझिएगा भाई, पेनिट्रेशन इफेक्ट या भेदन क्षमता क्या होती है। शॉर्ट लेक्चर है इसलिए पूरा डिटेल में नहीं समझाएंगे, बट ये आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे इफेक्ट करता है। सर क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका कोई काम है? नहीं है, बट हमें आना चाहिए। समझिएगा, क्या जब भी हम कहीं इलेक्ट्रॉन भरते हैं किसी भी एटम में है, किसी भी एलिमेंट में, तो सबसे पहले हम एस जो उपकोश है उसमें फील करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम पी में करते हैं। तो यहां भेदन क्षमता का यह कहना है माय डियर फ्रेंड कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एस उपकोश में, मतलब कोई भी एक एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में भरा गया है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऐसा एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में भरा गया है से ज्यादा होगी। इतना ही काम है भेदन क्षमता का। अगर सर पी और डी में करने को बोले तो ये भेदन क्षमता का ऑर्डर है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में भरा गया है और दूसरे एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में भरा गया है, तो दोनों में से किसकी ज्यादा होगी? एस वाले की ज्यादा होगी। पी और डी की बात करें तो किसी में लास्ट में पी में भरा गया और किसी में लास्ट में डी में भरा गया, तो पी वाले की हमेशा ज्यादा होगी। सर एग्जांपल से समझाइए, तो आपकी एनसीईआरटी में खूबसूरत एग्जांपल दे रखा है माय डियर फ्रेंड। क्या दे रखा है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन। अगर हम नॉर्मल बात करें दोस्त, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन हम समझेंगे कि आवर्त में या पीरियड में जब भी हम ऐसे से ऐसे जाते हैं, साइज कम होती है, जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता है। साइज कम होती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिस कारण आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। मतलब कि सर बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी तो बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेरिलियम जो है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है वो किसमें भरा जा रहा है? 2s में भरा जा रहा है। वहीं इधर कहां भरा जा रहा है? p में भरा जा रहा है। तो यहां आती है भेदन क्षमता और वो ये कहती है कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन s में भरा जा रहा है तो इसकी भेदन क्षमता ज्यादा होगी, इस कारण आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। बट हमें इतना दिमाग नहीं लगाना। हम कहां भेदन क्षमता ढूंढते फिरेंगे? हमें तो एक ट्रिक का यूज करना है, वो है फुल फील्ड। जहां भी आपको फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिट या देखने को मिल जाए, कोष देखने को मिल जाए, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। क्योंकि फुल फील्ड जो होता है या हाफ फील्ड जो होता है उनकी विनिमय ऊर्जा ज्यादा होती है, वो मोर स्टेबल रहते हैं अपने आसपास वालों से, अपने आसपास वालों से ज्यादा स्टेबल रहते हैं। तो यहां हमें देखने को मिला सर कि 2s फुल फील्ड है। अगर फुल फील्ड है यानी कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। वहीं ये आदमी तो ये चाहेगा मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकालो और मुझे भी फुल फील्ड में घोषित कर दो। आयोनाइजेशन एनर्जी का सीधा कंसेप्ट है, हर आदमी स्थायी होना चाहता है। तो वही चीज यहां भी अपन को देखने को मिली। एक सवाल आपके सामने है, असर्शन रीजन क्या है? समझिएगा, असर्शन है बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होती है। क्या बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होती है? क्या आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है? अभी अभी पढ़े हम 10 सर, बिल्कुल सही बात है, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होती है। अब रीजन ये दे रखा है माय डियर फ्रेंड कि जो साइज है क्या वो बेरिलियम का बोरॉन से कम होता है? तो हम ये जानते हैं सर कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज के। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा है तो साइज ऑब्वियसली बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा और ये तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड दिस इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। है बिल्कुल नहीं है माय डियर फ्रेंड। यही मैं आपको मात देने की कोशिश करूंगा कि हमेशा ये साइज वाइज को इस ऑर्डर से कभी मत देखना, आप खुद का दिमाग लगाइएगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी में हमेशा क्वेश्चन एक्सेप्शन से पूछा जाएगा। हमेशा एक्सेप्शन यही रहेगा कि बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा है। इसके दो रीजन है, इसका फुल फील्ड ऑर्बिट जिससे कि मोर स्टेबल हो जाता है, और सेकंड है इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट। और साइज की अगर हम बात करें
तो बेरिलियम की साइज कब से बोरॉन से कम होने लग गई? बेरिलियम तो पहले आता था, उसकी साइज तो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है, तो आंसर आ जाएगा सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां ना करें, इसीलिए आपको यहां दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी, वो है स्थायी विन्यास या फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो सीधी सी बात है, जहां हाफ फील्ड और फुल फील्ड होगा उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बट क्या सबसे ज्यादा होगी पूरे ग्रुप या पूरे पीरियड में? नहीं माय डियर फ्रेंड, केवल अपने आसपास वालों से ज्यादा होगी। यानी कि बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ऐसा है। तो इस बेरिलियम में अगर फुल फील्ड है, अगर इस बेरिलियम में फुल फील्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बोरॉन से भी ज्यादा है, कार्बन से भी ज्यादा है। यहां तो नॉर्मल ट्रेंड जो चलता है वही चलेगा, बट केवल यहां ये जो आसपास वाले हैं उनसे इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो क्या यहां तक बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड? क्या हम आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई अगला सवाल क्या है। एक असर्शन रीजन आपके सामने पेश है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या ऑक्सीजन से ज्यादा होती है? चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा? साइज जो है वो कम होगा, जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़नी चाहिए। तो नॉर्मली तो क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। बट समझना, इसका विन्यास है 3p3, लास्ट में 3p3 है, जो कि कैसा है? हाफ फील्ड, हाफ फील्ड है। और ऑक्सीजन का कैसा है? 3p4, यानी कि ये तो कोई स्टेबिलिटी अलग से नहीं लाता, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये बात ध्यान रखना, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, तो ये तो सही है। यहां रीजन में बोल रखा है कि नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। क्या सच में नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से ज्यादा होता है? तो सर जैसे जैसे यहां जाता है साइज तो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। तो असर्शन भी सही है बट रीजन भी सही है। बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में होना चाहिए। कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, वो सही है, साइज भी सही है, बट क्या इसका करेक्ट रीजन है? नहीं। नाइट्रोजन की ज्यादा होने का रीजन कभी साइज रहा ही नहीं है। क्या रहा है? इसका हाफ फील्ड विन्यास, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इसी टाइप के सवाल आपको अक्सर हम करवाते रहेंगे आगे। अब हम बढ़ते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड और ग्रुप में कैसे डिपेंड करती है। तो समझिएगा, जैसे जैसे आप पीरियड में बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ेगा, जिस कारण आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। वही जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज जो है वो बढ़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जिसको हम अच्छे से समझ चुके हैं कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है जिनके बीच बहुत बड़ा गैप है, साइज बहुत ज्यादा है, तो वहां से बॉन्ड तोड़ना बहुत आसान है, आप कम ऊर्जा में ही काम चला लेंगे। वहीं जब आप बहुत अच्छे बंद से जुड़े हुए हैं तो बहुत आसानी से बहुत मुश्किल से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो बंद टूट पाएगा। इस बात को हम समझ चुके। एक सवाल फिर पेश है आपके सामने, असर्शन है पी ऊपर गोला माला, मतलब समझ जाना कि पीरियड की बात कर रहे हैं, आवर्त की बात कर रहे हैं हम। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली इंक्रीज होती है। मैंने बोला कि पीरियड में जब भी आप रेगुलरली जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली इंक्रीज होती है। रीजन है जेड इफेक्टिव इंक्रीज अमंग पीरियड। जब भी पीरियड में आप जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली इंक्रीज होती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। सही, बिल्कुल सही बात है सर। अभी आपने अगली स्लाइड में पढ़ाया कि पीरियड में जाने पर जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, जिस कारण आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर से आप एक बार फंस चुके हैं माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल गलत है आपका आंसर। असर्शन ही गलत है। कैसे? मैंने बोला कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, क्या रेगुलरली इंक्रीज होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। जब हम बात करेंगे सेकंड पीरियड की, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, जब भी आप इस तरीके से जाएंगे तो आप देखेंगे कि यूं बढ़नी चाहिए बट इसकी ज्यादा हो जाती है बीच में, फिर वापस यूं बढ़नी चाहिए बट फिर नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है, फिर वापस यूं बढ़नी चाहिए। तो क्या ये रेगुलर ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, ये तो इररेगुलर ऑर्डर है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस में एक बार पूछा गया था कि क्या आयोनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली इंक्रीज होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। बट क्या जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है? ये तो बिल्कुल सही है। जेड इफेक्टिव में कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन केवल किसमें है? आयोनाइजेशन एनर्जी में। तो क्या आंसर हो जाएगा? असर्शन तो ट्रू है बट रीजन, सॉरी असर्शन तो गलत है बट रीजन क्या है? सही है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने पेश किया गया था। इसी टाइप से आपको सवाल करवाए जाएंगे ताकि आप जो गलतियां करने वाले हैं एग्जाम में, हम आपको यही करवा दें और वहां आप गलतियां ना करें। अगला सवाल तो क्या है? एग्जाम्पल है जिसके ऊपर अक्सर नीट और जेईई में आपको सवाल देखने को मिलता है। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर तो हम अभी अभी देख चुके हैं। बेरिलियम की
ज्यादा होगी बोरॉन से, एक ये एक्सेप्शन ध्यान रखना है। बाकी आप चलते हैं तो नाइट्रोजन की जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, ये एक्सेप्शन दोनों आपको ध्यान रखने हैं। और ये हम बात करें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की, आपका होमवर्क है कि सेकंड पीरियड की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे किसकी, ग्रुप में भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो यहां तो जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे आप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो बेरिलियम की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शन हमको यहां भी देखने को मिलते हैं। क्या? जब भी डी ब्लॉक की एंट्री हो जाती है, ये क्या है, पीरियोडिक टेबल के इस साइड वाले एस ब्लॉक वाले, वहां डी ब्लॉक कुछ नहीं करेगा। बट जहां पी ब्लॉक की बात आएगी और जिस एलिमेंट से डी ब्लॉक की एंट्री हो गई या फिर एफ ब्लॉक की एंट्री हो गई, वहां हमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, साथ में हमें ट्रांजिशन एलिमेंट का डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिस कारण साइज में क्या आती है, गिरावट होती है। जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऑर्डर तो ये होना चाहिए, बट यहां ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा हो जाता है माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। किस कारण होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनकी साइज भी उल्टी हो जाती है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। वही हम बात करें बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला की, तो यहां भी ऐसा होना चाहिए, यहां ऐसा होना चाहिए, बट यहां भी ऐसा नहीं होगा। यहां कैसा होगा, यहां गैलियम की जो है वो ज्यादा हो जाएगी। सर यहां नीचे तो समझ में आ गया कि आपने ये किया या फिर ये किया, तो यहां नीचे तो आपने ये किया तो मुझे समझ में आ गया, यहां क्यों किया, यहां तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। यहां क्यों किया, यहां भाई डी ब्लॉक वाले आ गए, डी ब्लॉक वाले कहां छोड़ने वाले थे, तो यहां पर हमें संक्रमण संकुचन या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट के कारण कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। एक सवाल आपके सामने फिर पेश है जो कि बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें से किसकी होगी। अरे सर इनर्ट गैस तो दिख रही है नियॉन, इसकी होगी। टिक लगाओ और आगे बढ़ो। दोबारा आप ये गलती ना करें, हमेशा ध्यान रखें कि उदासीन परमाणु या फिर न्यूट्रल, उदासीन परमाणु या जो न्यूट्रल होते हैं उनसे हमेशा पॉजिटिव वालों की या फिर धन आयन की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है, और जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतने कम इलेक्ट्रॉन, उसकी इतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं एक अंतिम सवाल की ओर। आपके सामने 4 सवाल है, चारों का करेक्ट ऑर्डर जो है वो बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा। इसकी खास बात यह है माय डियर फ्रेंड कि ये सब अलग अलग ग्रुप और अलग अलग पीरियड के, तो ऐसा आ जाए तब कैसे निकालेंगे। जब एक ही पीरियड के आ जाए जैसे कि सेकंड के तो अपन ने निकाल लिया, जब एक ही ग्रुप के आ जाए तो अपन ने निकाल लिया, बट मिक्स आ जाए तो कैसे निकालेंगे वो भी अपन सीख लेते हैं, ताकि कुछ भी पूछ लो तुम आयोनाइजेशन एनर्जी के, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कभी सवाल गलत नहीं होगा। समझना भाई, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, आपको कुछ नहीं करना, आवर्त सारणी के अनुसार इनको जमा देना है। तो कार्बन ये हो गया, कलर बदल लू क्या, धुआंधार तरीके से कलर बदल के आपको समझाते हैं। ये हो गया अपना कार्बन, कार्बन के नीचे आ गया सिलिकॉन भाई, सिलिकॉन, कार्बन के बाद क्या आता है यहाँ पर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है फॉस्फोरस। तो समझना भाई, कार्बन और नाइट्रोजन में से किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली सर नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, तो सिलिकॉन से भी किसकी, फास्फोरस की ज्यादा होगी। कार्बन और सिलिकॉन में किसकी ज्यादा होगी, सर कार्बन की। नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की। यानी कि नाइट्रोजन के सामने दोनों खुले मुंह वाले हैं, यानी कि सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन की, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन। और दोनों साइड बंद किसकी साइड है, किसकी साइड, दोनों साइड बंद है भाई, सिलिकॉन, तो सबसे कम किसकी होगी, सिलिकॉन की। अब आपको कंपैरिजन करना कार्बन और फास्फोरस का, तो हमेशा जिसकी साइज छोटी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो कार्बन पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा फास्फोरस। तो ये हो गया ऑर्डर। एक और क्वेश्चन यहां पर आपके सामने देखिए, ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्या आता है, क्लोरीन। सेम बात आपने दोबारा कर दी सर, कोई बात नहीं, तो बताइए मेरे को आंसर। सर कुछ इस तरीके का होगा क्या, क्या इस तरीके का होगा, यस सर। तो क्या फ्लोरीन सबसे आगे आएगा क्या, क्या उसके बाद ऑक्सीजन आएगा क्या, क्या उसके बाद सल्फर, सॉरी क्लोरीन आएगा, और उसके बाद क्या सल्फर आएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है, क्या हम आगे बढ़े। अब थोड़ा और इंटरेस्ट लाते हैं। देखिए सर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फास्फोरस, उसके बाद कौन आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, सल्फर। सर दोबारा ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, एक बार फिर फंस गए ना। अभी अभी बताया था कि नाइट्रोजन की जो होती है वो फास्फोरस ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, तो फास्फोरस की भी क्या होगी, सल्फर से ज्यादा होगी। बट यहां तो नॉर्मली होता है, तो यहां सबसे आगे आ जाएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस और फिर सल्फर। तो बहुत बढ़िया सवाल है, नीट की परीक्षा में आपको ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है। एक और इंटरेस्टिंग, ऑक्सीजन के बाद तो सर क्या आना चाहिए, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद सल्फर, बट आपने यहाँ डायरेक्ट सेलेनियम को ले लिया, कोई बात नहीं, आप तो सीधा जमा दीजिए। फ्लोरीन के बाद आपने सीधा ब्रोमीन को ले लिया, कोई बात नहीं, क्लोरीन को बीच में छोड़ दिया, फिर ऐसे ही जमा दीजिए आप, फिर ऐसे ही जमा दीजिए, ये लो,
इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद एसी सेलेनियम। इस तरीके से आप चारों चार का ऑर्डर निकाल सकते हैं, चाहे कितना कुछ भी पूछा जाए आप कर सकते हैं। बाकी आज के बाद आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी के कोई ऐसा सवाल जो मेरे पढ़ाए हुए से बाहर मिल जाए तो मेरी गारंटी है हर एक चीज जो नीट जेईई बोर्ड लेवल पर पूछी जाती है वो यहाँ आपको पढ़ा दी गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेरी मेहनत को अप्रिशिएट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके के टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।